हेलो फ्रेंड्स एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आया हूं दोस्तों। इसमें 100 प्रश्नों का पूर्ण विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आप लोग हमारे ट्यूशन का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिडनी जो है ये किसी देश की राजधानी नहीं है। सिडनी जो है ये ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है जहां क्रिकेट स्टेडियम भी स्थित है, सिडनी ग्राउंड। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो कैनबेरा है। वेलिंगटन की बात करें तो वेलिंगटन जो है ये न्यूजीलैंड की राजधानी है। रियाद की बात करें तो रियाद जो है ये सऊदी अरब की राजधानी है। जो सऊदी अरब की मुद्रा की बात कर ले तो सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। वही कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया और वेलिंगटन की न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ की मुद्रा जो है वो डॉलर चलता है। क्या चलता है दोस्तों? तो डॉलर चलता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया में एक जल संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच कौन सी जल संधि स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टॉरेंस जल संधि स्थित है। टॉरेंस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच स्थित है। अगला सवाल, एक निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत उत्तर प्रदेश एवं बिहार में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है। गन्ना का जो जन्मभूमि देश कौन सा है? तो भारत है दोस्तों। गन्ना का जन्मभूमि देश कौन सा है? तो भारत है। भारत जो है चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। सबसे ज्यादा उपयोग चीनी कहाँ किया जाता है? तो भारत में किया जाता है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है भारत में? तो उत्तर प्रदेश में होता है। और जो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादकता कौन करता है? उत्पादकता उत्पादकता कौन करता है? तो महाराष्ट्र करता है। कौन करता है दोस्तों? तो महाराष्ट्र करता है। भारत में सर्वाधिक सहकारिता क्षेत्र में चीनी मिल कहाँ स्थित है? सबसे अधिक चीनी मिल कहाँ है? तो ये भी महाराष्ट्र में। कहाँ दोस्तों? तो महाराष्ट्र में सहकारिता चीनी मिल सबसे ज्यादा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगर पूछा जाए कि भारत में प्रथम चीनी मिल कब और कहाँ लगा था, तो भारत में प्रथम चीनी मिल जो है दोस्तों बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के बेतिया शहर में 1840 ईस्वी में लगा था। कब लगा था? तो पहला चीनी मिल जो है भारत में बेतिया में खोला गया था 1840 ईस्वी में। लेकिन वास्तविक में चीनी मिल का भारत में विकास जो है वो 20वीं सदी में हुआ था। 20वीं सदी में पूर्ण रूप से विकास किया था चीनी मिल। लेकिन पहला चीनी मिल जो है बेतिया में 1840 ईस्वी में खोला गया था बिहार में। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों का जनक कहा जाता है। सभी क्रांतियों को मिलाकर के इंद्रधनुष क्रांति का कहा जाता है दोस्तों। तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, ये सभी क्रांतियों को क्या कहेंगे हम लोग? इंद्रधनुष क्रांति कहेंगे। इंद्रधनुष क्रांति का नारा जो है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंद्रधनुष क्रांति का नारा दिए थे। इंद्रधनुष क्रांति का कार्य कृषि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में विकास था। विभिन्न क्षेत्रों में विकास करना था कृषि क्षेत्र में। इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, रजत क्रांति, स्वर्ण क्रांति आदि क्रांतियों को शामिल किया गया था जो कृषि से संबंधित है। द्वितीय हरित क्रांति जो है दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन ने वर्गियन रेवोल्यूशन नाम दिया था। द्वितीय जो हरित क्रांति हुआ था एम.एस. स्वामीनाथन ने वर्गियन रेवोल्यूशन के नाम से दिए थे। सदाबहार क्रांति को द्वितीय हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सदाबहार क्रांति को द्वितीय हरित क्रांति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हरित क्रांति का जनक कौन है दोस्तों? तो विश्व में प्रथम हरित क्रांति के जनक जो थे वो नॉर्मन ऑस्टिन बोरलॉग थे। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग थे। नॉर्मन बोरलॉग ने कब ये हरित क्रांति में नोबेल पुरस्कार मिला? तो नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1970 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम किसने और कब किया था? हरित क्रांति का प्रयोग जो है दोस्तों 1968 ईस्वी में किया गया था। 1968 ईस्वी में किया गया था विलियम गॉड के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? तो विलियम गॉड के द्वारा हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था।
भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। भारत में हरित क्रांति का जन्मभूमि या पतन नगर कृषि विश्वविद्यालय को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुआ था? तो भारत में हरित क्रांति का शुरुआत 1966-67 में भारत में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था। इंद्रधनुष मिशन का संबंध जो है वो स्वास्थ्य क्षेत्र से है। इंद्रधनुष मिशन की बात किया गया, क्रांति की नहीं। इंद्रधनुष मिशन की बात कर लिया जाए कि इंद्रधनुष मिशन किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से? तो इंद्रधनुष मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है? ये स्वास्थ्य से संबंधित है इंद्रधनुष मिशन। अगला प्रश्न है कि एक लड़का सड़क पर जा रहा था, जब अचानक बादलों में गड़गड़ाहट हुई, उसे अपने आप को बिजली गिरने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धरती पर नीचे अकुड़ कर बैठ जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, शशि कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किया था। अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने की? तो शशि कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। किस समाज की स्थापना किए थे? तो आर्य समाज की स्थापना किए थे। आर्य समाज की स्थापना कब की? तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किए। आर्य समाज की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो है वो सत्यार्थ प्रकाश है। आर्य समाज की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? तो सत्यार्थ प्रकाश है। आर्य समाज का मुख्यालय जो है वो 1877 ईस्वी में बॉम्बे में स्थापित, बॉम्बे के स्थान पर लाहौर में बनाया गया था। बॉम्बे का स्थान पर कहाँ बना दिया गया था? पहले कहाँ था? बॉम्बे में था। बॉम्बे से इसे स्थानांतरित कर कहाँ बना दिया था? तो लाहौर में 1877 ईस्वी में बॉम्बे से लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया था आर्य समाज के मुख्यालय को। आर्य समाज जो है वो भारत का सबसे सशक्त समाज है। कैसा समाज है? तो भारत का सबसे सशक्त समाज कौन सा है? तो आर्य समाज भारत का सबसे सशक्त समाज है। अगला प्रश्न है कि बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसे रद्द कर बंगाल का बंटवारा कब हुआ? तो बंगाल विभाजन को रद्द करके बंगाल का बंटवारा कब किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ। इसे रद्द कर बंटवारा कब किया गया? तो 1911 ईस्वी में किया गया था। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन की घोषणा डेट बाय पूछा जाए तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को इसकी घोषणा की गई थी। और ये किसके द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसे याद रखें दोस्तों कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया था। बंगाल का विभाजन जो सांप्रदायिक के आधार पर हुआ था। बंगाल का विभाजन किस आधार पर हुआ था? तो सांप्रदायिक के आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। पुनः जो है दोस्तों 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और बंगाल से बिहार को अलग प्रांत बनाने की घोषणा किया गया था। बंगाल से बिहार को अलग बनाने की घोषणा कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में हुआ। और 12 दिसंबर 1911 को राजा जॉर्ज पंचम ने अलग राज्य बंगाल को बंटवारा करने की घोषणा किया था। और 22 मार्च 1912 ईस्वी को
औपचारिक रूप से बंगाल से बिहार को अलग प्रांत की अधिसूचना जारी कर दिया गया था। इसलिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से बिहार को विधिवत रूप से अलग कर दिया गया था। विधिवत रूप से कब अलग हुआ? तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को विधिवत रूप से बंगाल से बिहार जो है वो अलग हो गया था, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था दोस्तों। उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग हुआ था? तो 1936 ईस्वी में उड़ीसा जो है वो बिहार से अलग हो गया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनके प्रसिद्धि मिली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी जी को प्रसिद्धि मिली थी। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात कर ले तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह किस लिए किया गया था? तो तीन कठिया पद्धति के लिए चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा किया गया था। और तीन कठिया पद्धति क्या था दोस्तों? तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा की खेती, नील की खेती करना था। इसी के विरुद्ध चंपारण के किसानों ने इसके बार बार लगातार विरोध कर रहे थे, तो उसी के समर्थन में महात्मा गांधी जी चंपारण पहुंचे और चंपारण सत्याग्रह किए थे। और ये गांधी जी के प्रथम सत्याग्रह भी थे। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन था? तो प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह हुआ। और जब पूछा जाए कि भारत से बाहर प्रथम सत्याग्रह कब और कहाँ किए थे, तो भारत से बाहर प्रथम सत्याग्रह जो है, प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने 1906-7 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा चलाया गया था। प्रथम सत्याग्रह भारत से बाहर का कब चलाया गया? तो 1906-7 में दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जो है अब्दुल्ला सेठ के कार्यों से 1893 ईस्वी में गए थे। अब्दुल्ला सेठ के कार्यों से कब गए थे? अब्दुल्ला सेठ जो थे उन्होंने भेजे थे महात्मा गांधी को 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में स्थायी रूप से रहने के लिए 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। गांधी जी वहां दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आए थे और 1917 ईस्वी में प्रथम सत्याग्रह किए थे। अगला प्रश्न है, कैगा क्या है? कैगा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगलौर के निकट है और यह एक न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। कैगा जो है ये मंगलौर के निकट में स्थित एक शहर है जहां न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र स्थित है। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रण जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रण जो है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। कैगा परमाणु संयंत्र जो ये कब स्थापित हुआ? तो कैगा जो है ये 2000 ईस्वी में कैगा विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। कैगा की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। कैगा की नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? निग्रिटो प्रजाति का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेमांग जो है ये निग्रिटो प्रजाति का एक आदिवासी समुदाय है। अगला प्रश्न है कि विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ होता है? विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राजील में विश्व में सबसे अधिक कहवा का उत्पादन होता है। विश्व में कहवा का मंडी कहाँ स्थित है? तो कहवा का मंडी कौन सा सही दोस्तों? साओ पालो जो है वो विश्व में कहवा के मंडी से प्रसिद्ध है और ये ब्राजील में ही स्थित है। कहवा निर्यात करने का मुख्य जो है वो मुख्य पतन या बंदरगाह जो है वो सेंटास बंदरगाह से किया जाता है। कहवा का निर्यात किसके द्वारा किया जाता है? तो सेंटास बंदरगाह से इसका निर्यात किया जाता है। भारत में कहवा का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में कहवा का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक राज्य में
कर्नाटक राज्य में भारत में सबसे अधिक कहवा का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है कि कौन से देश में द्विदलीय पद्धति है? कौन सा देश में द्विदलीय पद्धति है? कौन सा देश में द्विदलीय पद्धति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अमेरिका में जो है ये द्विदलीय पद्धति यहाँ पे है, टू पार्टी अमेरिका में स्थित है। डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी जो है ये दो ही पार्टी अमेरिका में स्थित है, दूसरा पार्टी यहाँ पे नहीं है। चीन में जो है एक दलीय शासन प्रणाली होता है। चीन में कैसा होता है? तो एक दलीय शासन प्रणाली होता है। साम्यवादी गणतंत्र जो है ये चाइना पार्टी चीन में है। साम्यवादी गणतंत्र चाइना पार्टी चीन में है। चीन में जो है लोकतंत्र नहीं है। चीन में लोकतंत्र नहीं है लेकिन गणतंत्र है। लोकतंत्र नहीं है लेकिन गणतंत्र स्थित है चीन में। स्विट्जरलैंड में की बात किया जाए तो स्विट्जरलैंड में बहुदलीय शासन प्रणाली स्थित है। स्विट्जरलैंड में कैसी है? तो बहुदलीय शासक प्रणाली स्थित है। अधिकांश देशों में बहुदलीय पद्धति स्थित है। अधिकांश देशों में कैसा पद्धति स्थित है? तो बहुदलीय स्थित है। जो हमारे देश की बात करें भारत में किस प्रकार की पद्धति है? तो भारत में भी बहुदलीय शासन पद्धति है। यहाँ पर भी कई पार्टियां है भारत में, लेकिन अमेरिका में जो दो पार्टी है। चीन की बात करें तो चीन में मात्र एक पार्टी का शासन होता है। अगला प्रश्न है कि एक सेल का ईएमएफ है। एक सेल का ईएमएफ है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अदिश राशि है। कौन सी राशि है? तो ये अदिश राशि है। वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होते हैं, दिशा नहीं होते, उसे क्या कहते हैं? तो अदिश राशि कहते हैं। द्रव्य जो है चाल, आयतन, कार्य, समय, दाब, ताप, ऊर्जा आदि जो है ये सब राशियां कैसी है? अदिश राशियां के अंतर्गत आती है। सदिश राशि किसे कहते हैं? तो ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी रहती है, जो योग की निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सब कौन सी राशियां हैं? तो ये सब सदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न है कि एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। यह नदी में जल के सतह को स्पर्श करने में 15 सेकंड लेता है। जल की सतह से पुल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 122.5 मीटर। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व है। तो आवर्त सारणी में वर्ग 1 में तत्वों की संख्या कौन सी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षार धातुएं जो है वर्ग 1 के तत्व में स्थित है। क्षार धातुएं जो है वर्ग 1 के तत्व में समूह में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट के द्वारा सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा का वर्धन निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समांग के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि मानव कान जो है वो ध्वनि कंपनों को विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला भाग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्णावृत जो है वो ध्वनि कंपन को विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित करता है। कान के सुनने की संतुलन बनाए में यह सहायक होता है और कान जो है मानव कर्ण में निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो 3 भाग होता है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। ये 3 प्रकार का जो पूछा जाए कि कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना सेकंड रहता है, तो 1/10 सेकंड जो है दोस्तों वो कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। अगला प्रश्न एक निम्नलिखित में से कौन से भारत का शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। संघ में द्वैध शासन, संघीय व्यवस्था और संघीय न्यायालय की स्थापना
1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में बात की गई है। 1935 के भारत शासन एक्ट द्वारा राज्यों में द्वैध शासन का समाप्त कर दिया गया था। द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। इस एक्ट के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत रक्षा, सुरक्षा, धार्मिक मामले और जनजातीय मामलों पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय और उनके कार्यकारिणी परिषद को दिया गया था। 1935 के भारत शासन एक्ट द्वारा भारत प्रथम बार संघीय ढांचा का उल्लेख भी किया गया था। भारत में संघीय ढांचा का उल्लेख किया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न है कि सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ समिति दिया हुआ, एक तरफ उससे संबंधित व्यक्ति दिया हुआ है। तो संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मूल अधिकार उप सभापति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में ने विश्व महासागर दिवस की अवधारणा प्रस्तावित की थी? विश्व महासागर दिवस की अवधारणा को प्रस्तावित की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा ने विश्व महासागर दिवस की अवधारणा को प्रस्तावित किए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस किस का संबंध संविधान के अनुच्छेद 3 से नहीं है? अनुच्छेद 3 से नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों के आपसी विवाद जो है और संविधान के अनुच्छेद 3 से संबंधित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का प्रवेश और राज्यों के नाम परिवर्तन संबंधित है संविधान के अनुच्छेद 3 में। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट जो है और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। इसे पूर्वी घाट का कोरोमंडल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पूर्वी घाट का कोरोमंडल भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को कोंकण मंडल के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट को कोंकण मंडल के नाम से जानते हैं। मालाबार तट जो है ये केरल में स्थित है। मालाबार तट जो है ये केरल में स्थित है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाकर मिलन स्थल जो होता है वो नीलगिरी पर्वत है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? तो नीलगिरी पर्वत है। पश्चिमी घाट को एक भ्रंश घाटी भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को एक भ्रंश घाटी भी कहा जाता है। नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है ये किस घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। कोरोमंडल तट पर एक सवाल पूछा जाता है कि कोरोमंडल तट पर लौटती मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? तो कोरोमंडल के तट पे अत्यधिक स्थान होता है, जिस कारण तमिलनाडु राज्य में सर्दी के मौसम में अत्यधिक बारिश होता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन हैं? क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है जो राजस्थान है, दूसरा जो है महाराष्ट्र है, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा जो है वो महाराष्ट्र है। और जब बात कर ले राजस्थान के क्षेत्रफल का, तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात कर ले तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है। 3,08,245 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। वही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का क्षेत्रफल जो है वो 3,07,731 वर्ग किलोमीटर महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है,
कि एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाता है, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडा जनजाति जो है वो सरहुल त्योहार मनाता है। सरहुल त्योहार जो है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल में मनाया जाता है, क्योंकि ये तीनों राज्य में मुंडा जनजाति पाए जाते हैं। यह त्योहार जो है चैत्र शुक्ल तृतीय को नव वर्ष की शुरुआत में मनाते हैं मुंडा जनजाति द्वारा। मुंडा जनजाति जो झारखंड में बहुलता में पाया जाता है, सबसे अत्यधिक मुंडा जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में पाया जाता है। और भारत में लगभग 550 प्रकार के 550 प्रकार के जनजातियां पाई जाती है, जनजातियां पाई जाती है। भारत में 550 प्रकार की लगभग जनजातियां पाई जाती है। और 2011 जनगणना के अनुसार पूछ लिया जाए कि जनजातीय आबादी कितनी प्रतिशत थी, तो जनजातीय आबादी 8.06% भारत में कुल जनजातीय आबादी है। भील जनजाति जो है भारत में सबसे अधिक आबादी वाले जनजाति है। भील जनजाति जो है भारत में सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति है। और जब पूछा कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति कौन सी है, तो भील के बाद भील प्रथम आता है, भील के बाद द्वितीय जो है वो गोंड जनजाति आता है। कौन सी जनजाति आता है, तो द्वितीय गोंड जनजाति आता है। अगला प्रश्न है कि सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ शहर दिया हुआ, एक तरफ नदी दिया हुआ है। पूछ रहा है कि कटक जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कटक जो है वो महानदी के किनारे बसा हुआ है। लुधियाना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कटक में दोस्तों थोड़ा सा बात करें, कटक में जो है वो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। कटक जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी का, महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म स्थली भी कटक की है। लुधियाना में ऊनी वस्त्र और साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लुधियाना जो ऊनी वस्त्र और साइकिल के लिए प्रसिद्ध है। नासिक में त्रिशवक गांव जो है एक पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है। नासिक में गोदावरी नदी का संगम स्थल है। और उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करें। एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजना दिया हुआ है, एक तरफ नदियां दिया हुआ है। तो इडुक्की परियोजना की बात किया गया। इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो इडुक्की परियोजना जो पेरियारी नदी पर स्थित है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर, तो पेरियारी नदी पर स्थित है। माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है, माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर परियोजना। पोंचपाद नदी, पोंचपाद नदी किस परियोजना किस नदी पर है, तो गोदावरी नदी पर स्थित है पोंचपाद बहुउद्देशीय परियोजना। इसका ऑप्शन सी जो है दोस्तों सही हो जाएगा। कुछ और परियोजना नदी की बात कर लेते हैं। जैसे दुर्गा बैराज प्रोजेक्ट जो वो दामोदर पे है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है। इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट परियोजना सतलज नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। तिलैया प्रोजेक्ट ब्राकर नदी पर है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट नर्मदा नदी पर है। और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर देख लेते हैं। भारत की सबसे ऊंची बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। भागीरथी नदी पर कौन सी बांध है, तो अभी बताएं टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत की सबसे ऊंची बांध है। इसकी ऊंचाई पूछा जाए तो 261 मीटर इसकी ऊंचाई है। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है, तो 261 मीटर ऊंचाई है। अब विश्व की सबसे लंबी नदी बांध किस नदी पर है, सबसे लंबी बांध किस नदी पर, तो महानदी पर है। किस नदी पर दोस्तों, तो महानदी पर। इसकी लंबाई कितनी, तो 4800 मीटर इसकी लंबाई है। बांध की नदी पर इतनी लंबाई है, इसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर है। महानदी की जो बांध है इसकी कुल लंबाई कितना, 25 किलोमीटर है। लेकिन नदी पर बांध जो है वो 4800 मीटर मतलब 4.8 किलोमीटर नदी पर बांधे हैं। और कुल बांध की जो है इसकी नदी के बाद जो क्षेत्र की बांध घेरा जाता है वो टोटल लगभग 25 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे टुकड़े के समूह को क्षुद्र ग्रह कहते हैं।
और ये कौन कौन से ग्रह के बीच पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है क्षुद्र ग्रह। यही सब कभी छटक करके चले आते हैं तो कहते हैं कि उल्का पिंड आया है, या फिर एस्ट्रोनॉट जो है छोटे छोटे टुकड़े भारत से पृथ्वी से टकराया है और नष्ट हो गया, जैसे कि पृथ्वी से टकराने से उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया और डायनासोर प्रजाति नष्ट हुआ, तो यहीं से छटक करके अपना राजमार्ग भूल जाता है और पृथ्वी की ओर चले आता है। क्षुद्र ग्रह जो है कभी कभी पृथ्वी से भी टकराता है और विशाल गर्त बना देता है। क्षुद्र ग्रह से महाराष्ट्र में लोनार झील का निर्माण हुआ। क्षुद्र ग्रह से जो टकराया है तो लोनार झील जो है महाराष्ट्र में स्थित है, लोनार झील महाराष्ट्र में जो स्थित है वो क्षुद्र ग्रह से बना हुआ एक झील है। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह नंगी आंखों से देखी जा सकती है। फोरवेस्टा कौन सी क्षुद्र ग्रह है, तो फोरवेस्टा क्षुद्र ग्रह जो है जिसे हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। सर्वप्रथम जो है खोजा गया क्षुद्र ग्रह जो है वो सीरस क्षुद्र ग्रह था। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो सीरस क्षुद्र ग्रह है। हेली धूमकेतु हेली हेली धूमकेतु हेली धूमकेतु हेली धूमकेतु जो है वो 76 वर्षों में एक बार दिखाई पड़ता है। 76 वर्षों में एक बार दिखाई पड़ता है। अगली बार कब दिखाई देगा, तो 2062 में हेली धूमकेतु जो है वो दिखाई देगा। शुमेकर लेवी जो है 9 जो 1994 ईस्वी में पृथ्वी से बृहस्पति से टकराया था, बृहस्पति ग्रह से टकराया था। शुमेकर लेवी नाम का एक क्षुद्र ग्रह था जो 1994 ईस्वी में बृहस्पति ग्रह से टकराया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके बीच के अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होगा। किसके बीच के अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फर का पाउडर और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच में जो है उत्सर्जन हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि लोलक की काल अवधि क्या है। लोलक की काल अवधि क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंबाई के निर्भर करती है लोलक की काल अवधि। लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है, तो उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुंबक पत्थर। अगला प्रश्न कि एक समतल दर्पण की शक्ति होती है, एक समतल दर्पण की शक्ति होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शून्य होती है। समतल दर्पण की शक्ति क्या होती है, तो शून्य होती है। अगला प्रश्न है परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समस्थानिक कहलाता है। अगला प्रश्न है कि पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, तो पेडोलॉजी जो है वो मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी जो है मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। अगला प्रश्न, रेशम का कीट अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिक प्यूपा के चरण में वाणिज्यिक तंतु का पैदा करता है। अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए, एक तरफ विटामिन दिया हुआ है, एक तरफ रासायनिक नाम दिया हुआ है। एक तरफ विटामिन दिया हुआ है, एक तरफ रासायनिक नाम दिया हुआ है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लोविन है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पैरोडॉक्सिन है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पैरोडॉक्सिन है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, बाकी सब विटामिन जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न, एक निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है, कौन सा ऑक्साइड उदासीन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये उदासीन है। कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होता है, तो उदासीन होता है। यह एक उजला छिद्रयुक्त ठोस पदार्थ होता है। यह जल के साथ तीव्र प्रक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिणत हो जाता है।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुत्वा नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। गुरुत्व बल के अभाव में व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है। घर्षण बल के अभाव में व्यक्ति चल नहीं सकता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी के 1/6 है। इस कारण किसी वस्तु का भार और जो पृथ्वी पर 6 kg है, पृथ्वी पर 6 kg है, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? 1 kg होगा। चंद्रमा पर भारहीनता नहीं होता होने के कारण है चंद्रमा का द्रव्यमान अधिक होता है। चंद्रमा पर द्रव्यमान जो है वो अत्यधिक होता है। चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होता है? अत्यधिक होता है। कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु भारहीनता की अवस्था में होती है। प्रत्येक वस्तु भारहीनता की अवस्था में कृत्रिम उपग्रह में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वायु में प्रतिरोध को नगण्य मान लेने पर लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी। जब क्या मान लिया? प्रतिरोध को नगण्य मान लेते हैं। प्रतिरोध को नगण्य मान लेंगे तब लोहा और लकड़ी के समान भार के गेंद को गिराएंगे तो दोनों एक साथ ही गिरेगी। लेकिन अगर प्रतिरोध नगण्य नहीं हो तो सबसे पहले कौन गिरेगा? जो भारी रहेगा सो गिरेगा। अगला प्रश्न है कि जल का अधिकतम घनत्व होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 277 केल्विन पर जल का अत्यधिक घनत्व होता है। 277 केल्विन पर जल का अधिक घनत्व होता है। वही सेल्सियस में बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अत्यधिक होता है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन घटता है। गर्म करने पर क्या होता है? आयतन घटता है। आयतन घटता है। इस बात को याद रखिएगा। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या होता है? आयतन घटता है तथा 4 डिग्री के बाद गर्म करने पर आयतन बढ़ता है। 4 डिग्री के बाद गर्म करेंगे तो क्या होगा? आयतन बढ़ेगा। लेकिन 0 से 4 डिग्री तक क्या होगा? घटेगा। किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल एवं आयतन में वृद्धि होती है। किसी वस्तु का जो गर्म करेंगे तो उसकी लंबाई, क्षेत्रफल एवं आयतन में तीनों में क्या होगा? वृद्धि होगा। लंबाई में यह वृद्धि माप रेखीय प्रसरण गुणांक, क्षेत्रफल में को आयतन प्रसरण गुणांक के द्वारा व्यक्त किया जाता है। द्रव्य का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। द्रव्य का ताप जब बढ़ेगा तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और तांत्रिक ताप पर यह शून्य हो जाता है। सॉरी, क्रांतिक ताप पर क्या हो जाएगा? क्रांतिक ताप पर शून्य हो जाएगा। क्रांतिक ताप पर शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरकार की कुल आय तथा कुल व्यय के बीच का अंतर क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकोषीय घाटा होता है। जब सरकार के कुल आय और कुल व्यय के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? राजकोषीय घाटा हमें प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकारों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? राज्य सरकार के आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमि एवं मनोरंजन कर जो है और राज्य सरकार का आय का मुख्य स्रोत होता है। अगला प्रश्न है कि आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया था? आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2005 ईस्वी में आउटकम बजट को भारत में प्रस्तुत किया गया था। जीरो बेस बजट जो है सर्वप्रथम अमेरिका में पेश किया गया था। इससे संबंधित प्रश्न है कि जीरो बेस बजट जो सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया गया था? तो अमेरिका में प्रस्तुत किया गया था। जीरो बेस बजट जो है 1970 के दशक में अमेरिका में प्रारंभ किया गया था। भारत में जीरो बेस बजट
जीरो बेस बजट राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री काल में प्रारंभ किया गया था। भारत में से शून्य आधारित बजट लागू करने वाला प्रथम राज्य था वो महाराष्ट्र बना। शून्य आधारित बजट लागू करने वाला राज्य कौन बना प्रथम? तो महाराष्ट्र बना शून्य आधारित। जीरो बेस्ड बजटिंग सिद्धांत का प्रतिपादक जो है वो पीटर पायर ने किए थे। किसने किया? तो पीटर पायर ने जीरो बेस्ड बजट का प्रतिपादन किए थे। देश का प्रथम ग्रीन बजट पेश करने वाला राज्य, इसे याद रखिएगा दोस्तों, ग्रीन बजट पेश करने वाला राज्य बिहार ही है। ग्रीन बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। और ग्रीन बजट पेश कब किया गया था? तो 2020-21 में ग्रीन बजट जो है पेश किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो दिया हुआ है यहाँ पे पहला कि एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है, बिल्कुल सही। राज्य समिति का संबंध कृषि जोत पर कर से संबंधित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। मोरारजी देसाई कराधान से संबंधित है, ये गलती है। मोरारजी देसाई जी कराधान से संबंधित नहीं है। कराधान समिति से संबंधित मोरारजी देसाई जी का संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये सही नहीं है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का राज्यसभा का कार्यकाल होता है। राज्यसभा का गठन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया गया था। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधि सभा होते हैं। राज्यसभा जो होते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधि सभा होते हैं। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को राज्यसभा का गठन किया गया था। राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व जो है उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं और 31 सदस्य जो है राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से पहुंचते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो सकते हैं? तो 250 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? तो 250 हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मूल अधिकार के संदर्भ में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। उच्चतम न्यायालय जो है वो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, यह कथन सही है। वाद योग नहीं है, न्याय योग नहीं है, संशोधन योग नहीं है, ये सब गलत है। ये उच्चतम न्यायालय जो मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। कौन सा क्षेत्र का? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ये जो है राज्यों के बीच विवाद को, राज्य एवं केंद्र के बीच के विवाद को, एक और राज्य के समूह और दूसरी ओर केंद्र राज्य के समूहों को संदर्भ में आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 131 में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का उपयोग किया गया है। मौलिक अधिकार का संविधान में उपचार का उल्लेख अनुच्छेद 32 में है। मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद 32 में किया गया, अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार का उपचार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को 5 रिट जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत ही जो सुप्रीम कोर्ट है 5 प्रकार का रिट, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार का रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकता है। देश का अंतिम अपीलीय न्यायालय जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय होता है अंतिम अपीलीय। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है कि अरुण अपने वेतन का 2/13 भाग अपने बच्चों तरुण एवं वरुण की पढ़ाई पर खर्चा करता है। वरुण की पढ़ाई पर इतना रुपया खर्च करता है। अरुण द्वारा पढ़ाई किए जाने पर कुल खर्च 2/3 भाग है। अरुण का कुल वेतन कितना है? तो इसे बना करके आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इसका आंसर कितना आएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुनाव की वैधता का निपटारा करना। चुनाव की वैधता का निपटारा करना चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। चुनाव आयोग का गठन जो है दोस्तों अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग का गठन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत अनुच्छेद 326 के अंतर्गत जो है दोस्तों भारत में प्रत्येक बेशक नागरिक को मतदान देने का अधिकार है। प्रत्येक बेशक व्यक्ति को मतदान देने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 326 के अंतर्गत है। और चुनाव आयोग का गठन किसके अंतर्गत किया था? 324 के अंतर्गत किया गया है। चुनाव आयोग जो है अक्टूबर 1993 से बहुत सदस्य कर दिया गया। चुनाव आयोग को बहुत सदस्य कब से कर दिया गया? तो 1993 ईस्वी से चुनाव आयोग को बहुत सदस्य कर दिया गया है। चुनाव आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। वर्तमान में जो है राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है। वर्तमान में अभी जो है दोस्तों राजीव कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। इसको हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो महाभियोग द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है यह ब्रिटिश के संविधान से नहीं लिया गया। विधि के समझ, शासन, कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय प्रकार, ये सभी जो है ये ब्रिटेन से लिया गया, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो ब्रिटिश के संविधान से नहीं लिया गया। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो यूएसए के संविधान से लिया गया। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में अमेरिका से उपराष्ट्रपति पद लिया गया। उपराष्ट्रपति पद यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार और क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया। वित्तीय आपात किस देश से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि पत्तों में लाल, नारंगी और पीले रंग किसके कारण होता है? पत्तों में लाल, नारंगी और पीले रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरोटीनॉइड के द्वारा जो है वो लाल रंग, नारंगी रंग और पीला रंग होता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तों का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम परमाणु पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा परमाणु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम परमाणु पाया जाता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा हरा रंग ग्रहण करता है। क्लोरोफिल जो है प्रकाश में कौन कौन सा रंग? तो बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है कि आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत शामिल नहीं है। आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत शामिल नहीं है तो कौन सी जीव नहीं शामिल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोंक जो है वो आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत नहीं आता। तिलचट्टा, झींगा, मक्खी, ये सब जो है ये आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत आता है। केचुआ, जोंक, नेरिस और जो है ये एनिलिडा संघ का है। केचुआ, जोंक, नेरिस जो है ये कौन सा संघ का है? तो एनिलिडा संघ का ये प्रजाति है। एनिलिडा संघ के प्रजाति वो 5 प्रकार के वर्गीकृत किया गया। 5 प्रकार जंतुओं को 5 प्रकार के वर्गीकृत किया गया है जंतुओं को। कीटों को 6 पद और 4 पंख होते हैं। कीटों की बात कर लिया जाए तो 6 पद, कीटों में 6 पद और 4 पंख होते हैं कीटों में। आर्थ्रोपोडा संघ के जीव जो है वो 2 गुना हिमोसिल कहलाती है। 2 गुना हिमोसिल आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु को कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा संघ प्राय जो है एक लिंगीय होता है और निषेचन शरीर के
अंदर होता है। आर्थ्रोपोडा संघ का प्रयोग कैसा होता है, तो एक लिंगी होता है और निषेचन जो है शरीर के अंदर किया जाता है। दीमक जो है, दीमक संघ आर्थ्रोपोडा में आता है जो एक सामाजिक कीट है। मोलास्का संघ में प्राणी का रक्त रंगहीन होता है। मोलास्का संघ के जो प्राणी होता है उसका रक्त कैसा होगा, तो रंगहीन होगा। संघ जो है वो मोलास्का संघ जो है वो उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा करता है। मोलास्का संघ का उत्सर्जन वृक्क द्वारा किया जाता है। अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को पचाना है। अरस्तु लालटेन का कार्य जो वो भोजन का पचाना होता है। स्लेंट्रेटा प्राणी के बीच जलीय द्विस्तरीय होते हैं। स्लेंट्रेटा प्राणी के बीच जलीय द्विस्तरीय होते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ जो है वो जीव जगत जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है आर्थ्रोपोडा समूह। अगला प्रश्न है कि बराबर द्रव्यमान के दो पिंडों को h और 4h ऊंचाई पर रखा जाता है, उनकी स्थिति ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1:4 होगा। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ठोस तथा द्रव दोनों माध्यम में चल सकती है ध्वनि तरंग। ठोस और गैस दोनों माध्यम में ध्वनि तरंग चल सकती है। ध्वनि तरंगे का निर्वात में गमन नहीं कर सकते। ध्वनि तरंग जो है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती। किसमें नहीं गमन कर सकती है, तो निर्वात में ध्वनि तरंग गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि तरंगे जो है ठोस में अधिक तीव्र गति से गमन करता है, द्रव में, उसके बाद गैस में। सबसे ज्यादा किसमें, ठोस में। ध्वनि तरंग सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम किसमें, तो गैस में ध्वनि तरंग जो है वो गति करता है। ध्वनि तरंगे कैसी तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्घ्य तरंगे है, अनुदैर्घ्य तरंगे है, अनुदैर्घ्य तरंगे है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे है। ध्वनि तरंग का दाब पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि तरंग का दाब पर प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर ध्वनि का तापमान कितना डिग्री बढ़ जाता है। जो 1 डिग्री तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का तापमान कितना बढ़ेगा, तो 0.161 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगा। 1 डिग्री बढ़ेगा तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगा। प्रकाश तरंग जो है निर्वात में गमन करती है। प्रकाश तरंग जो है वो निर्वात में गमन करती है। और ये प्रकाश तरंग कैसे, तो ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे होती है, तो अनुप्रस्थ तरंगे। ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होते हैं, तो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अगला प्रश्न है कि प्रति ने 17% के लाभ पर जूते के जोड़े को इतना रुपया में बेच दिया गया था, तो जूते के जोड़े का क्रय मूल्य कितना था। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, तो इसको बना करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताएं, इसका आंसर कितना लाए हैं आप लोग। अगला प्रश्न है कि सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ वेद दिया हुआ और एक तरफ उससे संबंधित तथ्य दिया हुआ है। तो अथर्ववेद किस चीज से संबंधित है, अथर्ववेद किस चीज से संबंधित है, तो अथर्ववेद में औषधि से असंबंधित। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित, औषधि और जादू टोना दोनों से संबंधित है। ऋग्वेद जो है वो ईश्वर की महिमा से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा के और यज्ञ से संबंधित है, यज्ञ या ईश्वर की महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद में बलिदान से संबंधित है। यजुर्वेद में बलिदान से संबंधित है। यजुर्वेद में बलिदान से संबंधित है। सामवेद में संगीत से संबंधित है। सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन ए जो है दोस्तों ये सही हो जाएगा। अथर्ववेद पर अनार्य सभ्यता का प्रभाव देखने को मिलता है। कौन सी सभ्यता, तो अथर्ववेद पर अनार्य सभ्यता का प्रभाव मिलता है। ऋग्वेद विश्व का प्रथम धार्मिक पुस्तक है। ऋग्वेद विश्व का प्रथम धार्मिक पुस्तक है। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों भाषा में मिलता है। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों भाषा में मिलता है। सामवेद में भारत में संगीत का उद्भव हुआ। सामवेद से भारत में संगीत का उद्भव हुआ है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सोम और इस पे पर नामाकृत देवता को समर्पित है। सोम और इस पे पर नामाकृत देवता को समर्पित है ऋग्वेद का 9वां मंडल।
ऋग्वेद का 2 से 7 मंडल जो है प्राचीन मंडल का समूह है। 2 से 7 मंडल प्राचीन मंडल का समूह है। ऋग्वेद का प्रथम एवं 10वां मंडल जो है वो नवीनतम मंडल है। प्रथम और 10वां मंडल नवीनतम मंडल है। 2 से 7 मंडल जो है वो प्राचीनतम मंडल है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो सोम देवता को समर्पित है। 9वें मंडल में ही कहा गया है कि मैं कवि हूँ, पिता वैद्य है। मैं कवि हूँ, पिता वैद्य है, माता जी घरों में चक्की चलाती है। मैं कवि हूँ, पिता वैद्य है। मैं कवि हूँ, पिता वैद्य है, पिता वैद्य है, माता जी घरों में चक्की चलाती है। ये किस मंडल में कहा गया है? तो 9वें मंडल में कहा गया है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र की चर्चा है। 3रे मंडल में, ऋग्वेद के 3रे मंडल में, ऋग्वेद के कौन से मंडल में? तो 3रे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की गई है। 9वें मंडल में 120 श्लोक है। 9वें मंडल में कितने श्लोक है? तो 120 श्लोक है। 9वें मंडल में 120 श्लोक है। 120 श्लोक में 114 श्लोक जो है सोम देवता को समर्पित है। 120 श्लोक में 114 श्लोक जो है वो सोम देवता को समर्पित है। सोम एक देवता के रूप में ऋग्वेद में लोकप्रिय हुए श्लोक के आधार पर तीसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता है। सोम देवता जो है वो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता है। प्रथम कौन सा देवता है? तो इंद्र देवता है। सोम रस आर्य को प्रिय पेय पदार्थ था। सोम रस जो है आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ था। इंद्र को सोम्पा नाम से भी संबोधित किया गया है। इंद्र को सोम्पा नाम से संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है कि संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है। संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिल व्याकरण का एक ग्रंथ है तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम पुस्तक जो है तोल्काप्पियर द्वारा लिखा गया है। तोल्काप्पियर द्वारा लिखा गया है। तोल्काप्पियम द्वितीय संगम साहित्य का एकमात्र उद्बद्ध ग्रंथ है। तोल्काप्पियम द्रविड़ भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। द्रविड़ भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है मैथ से दोस्तों कि ए जो है किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, सी उस काम को पूरा करने में ए बी द्वारा 7 काम करने के लिए ये समय के बराबर समय लेता है। यदि बी और सी 7 काम करें तो उन्हें काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा? इससे बना करके आप लोग बताएंगे दोस्तों कि कितना दिन लगेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब दें कि कितना दिन लगेगा, इसका आएगा आंसर। अगला प्रश्न है कि मलिक काफूर कौन था? अगला प्रश्न है कि मलिक काफूर कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणतम विजय सेनापति थे मलिक काफूर। मलिक काफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणतम विजय सेनापति था। मलिक काफूर जो 1928 ईस्वी में गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां के द्वारा खरीदा था। नुसरत खां से मलिक काफूर को खरीद लिया था 1298 ईस्वी में गुजरात विजय के उपरांत। ऐसे कितना में खरीदा था? तो 1000 दिनार में खरीदा था। 1000 दिनार में खरीदा था। इस कारण 1000 दिनार में मलिक काफूर कहा जाता है। 1000 दिनारी भी मलिक काफूर को कहा जाता है। 1000 दिनारी, इसे क्या कहा जाता है? तो 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1000 दिनारी भी मलिक काफूर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया था। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में शाहजहांबाद शहर जो दिल्ली में के समीप है जिसकी स्थापना की थी। शाहजहांबाद शहर की स्थापना शाहजहां द्वारा किया गया था 1638 ईस्वी में। दिल्ली में जामा मस्जिद और लाल किला दोनों शाहजहां द्वारा बनाया गया है। शाहजहां द्वारा बनाया गया मयूर सिंहासन पर यूनान देश आर्फियस को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। जो मयूर सिंहासन जो है वो शाहजहां द्वारा ही बनाया गया था, जिसमें यूनानी आर्फियस को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है मयूर सिंहासन पर। शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्थापत्य कला भी कहा जाता है या स्वर्ण युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो स्वर्ण
स्वर्ण युग भी कहा जाता है शाहजहां काल को, या स्थापत्य कला कहा जाता है, या स्थापत्य कला भी कहा जाता है शाहजहां के काल को। जामा मस्जिद जो है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, और आगरा की मोती मस्जिद जो है उसे शाहजहां के किला में निर्माण कराया गया है। आगरा में का मोती मस्जिद, आगरा में मोती मस्जिद है जहां शाहजहां के किला में निर्माण किया गया था। दिल्ली का मोती मस्जिद, एक आगरा का मोती मस्जिद है, एक दिल्ली का मोती मस्जिद है। दिल्ली का मोती मस्जिद जो है वो औरंगजेब द्वारा बनाया गया था। दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया, औरंगजेब ने बनवाया। वही जब पूछा जाए आगरा का मोती मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया? आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया है, शाहजहां ने बनवाया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों के कालक्रम के व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट को सही ढंग से उत्तर ढूंढें। तो यहाँ पे 4 आक्रमण दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है कि अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था, या चंगेज खान ने, या नादिर शाह, या तैमूर ने। तो पहला आक्रमण जो है वो चंगेज खान ने किया था। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण 1221-27 के मध्य में किया है। उसके बाद जो है वो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद नादिर शाह है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया था। उसके बाद है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण 1748 ईस्वी में किया था। 1748 ईस्वी में भारत पर आक्रमण अहमद शाह अब्दाली ने किया था। तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। पहले चंगेज खां, उसके बाद तैमूर लंग, उसके बाद नादिर शाह, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न कि एक व्यक्ति 2000 की राशि को 9.25% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश करता है तो उसके द्वारा प्राप्त ब्याज दर क्या होगा? बहुत सिंपल सा, इसे बना करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं कि कितना इसका आंसर आया है 62 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पर दिया प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्मा रंग पांडुरंगा ने किया, तो बिल्कुल सही है। आत्मीय सभा की स्थापना देवेंद्र टैगोर ने किया, नहीं ये गलत है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया, ये बिल्कुल सही है। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना तुलसीराम ने किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो है पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा कि आत्मीय सभा की स्थापना देवेंद्र टैगोर ने नहीं किया है। आत्मीय सभा की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। और आत्मीय सभा की स्थापना जो 1815 ईस्वी में किया गया। आत्मीय सभा की स्थापना कब किया गया? तो 1815 ईस्वी में किया गया है। प्रार्थना समाज की बात करें, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो 1867 ईस्वी में की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की? तो 1867 ईस्वी में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा किया गया था। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की बात करें तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना जो है वो 1861 ईस्वी में तुलसीराम के द्वारा किया गया था। 1861 ईस्वी में तुलसीराम जी के द्वारा किया गया था। भारतीय ब्रह्म समाज की, एक ब्रह्म समाज एक भारतीय ब्रह्म समाज है। ब्रह्म समाज के भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1866 ईस्वी में 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र को दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना की बात किया जाए तो दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना जो है वो 1983 ईस्वी में की गई थी। दक्षिणी गंगोत्री का स्थापना डॉक्टर कासिम के नेतृत्व में किया गया। डॉक्टर कासिम के नेतृत्व में दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का आयु निर्धारण करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग पृथ्वी का
आयु निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी का आयु कितनी वर्ष पुरानी है? तो पृथ्वी की आयु जो है वो 4.6 वर्ष पुरानी है, 4.6 वर्ष पुरानी है। सूर्य की आयु कितना माना जाता है? तो सूर्य की आयु जो है 500 करोड़ वर्ष माना जाता है। 500 करोड़ वर्ष सूर्य का आयु माना जाता है। अगला प्रश्न है कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से महासागर में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है कि व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्ण उच्च दाब से व्यापारिक पवनें चलती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु में की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीत ऋतु में वर्षा जो है यह भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। भूमध्य सागरीय जलवायु की विस्तार जो है ये कितने से कितने डिग्री में होता है? तो 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री के मध्य जो है गोलार्ध में के बीच में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर मिलता है भूमध्य सागरीय जलवायु। ग्रीष्म काल में सूखा और शीत काल में आर्द्र रहता है। ग्रीष्म काल में कैसा रहता है? तो सूखा रहता है और शीतकाल में आर्द्र जलवायु पाया जाता है। जाड़े की ऋतुओं में पछुआ पवनों द्वारा होने वाली वर्षा इसकी प्रमुख विशेषता है। जाड़े के समय में पछुआ पवन के द्वारा वर्षा होती है। यहाँ पर अंगूर और नींबू फल बड़े पैमाने में पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु के निकटवर्ती में कौन कौन से फल ज्यादा पाया जाता है? तो अंगूर का उत्पादन ज्यादा होता है, नींबू और फल बड़े पैमाने पर किया जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति 9% के सालाना साधारण ब्याज दर पर 32,000 लेता है और उसे 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर बैंक में जमा कर देता है, तो 3 साल के अंत में उसे कितना धन प्राप्त होगा, कितनी वृद्धि होगी? तो इसका दोस्तों आप लोग आंसर बना करके हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि कितना आंसर आएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान बिहार में विधान परिषद का लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान बिहार में पूछा है विधान परिषद और लोकसभा के सदस्यों की संख्या। तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 40 है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 है। वर्तमान बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो 40 और विधान परिषद के लिए 75। और यदि पूछा जाए राज्यसभा में बिहार से कितने सदस्य जाते हैं? राज्यसभा में बिहार से कितने सदस्य जाते हैं? तो 16 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं। विधानसभा में कुल कितने सीटें? विधानसभा में बिहार में कुल कितने सीटें पर निर्वाचन होता है? तो 243 सीटों पर, 243 सीटों पर होता है। राज्य का गठन जो है अनुच्छेद 180 के अंतर्गत किया गया। राज्य का गठन जो है राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है। वही लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के अंतर्गत किया गया। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा का गठन किया गया। विधान परिषद की संरचना का उल्लेख जो है विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद की जो है अनुच्छेद 171 के अंतर्गत के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। लोकसभा का गठन 81 अभी बताया, लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली लोग थे। पुर्तगाली लोग भारत सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए थे। 1498 में आए थे। हिंद चीन जो है वो 1511 ईस्वी में पहुंचे और वहां पे व्यापार का केंद्र बनाया था। हिंद चीन देशों में 15 से 11 ईस्वी में अपना व्यापार केंद्र बनाया था। अगला प्रश्न, निम्न से किसने सर्वप्रथम शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था? शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्नार्ड बारूच ने शीत युद्ध का प्रयोग सर्वप्रथम किया था।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य निम्न में से कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनीता अंबानी जो है प्रथम भारतीय महिला जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सलमान रुश्दी जो है फ्यूरी के नाम से प्रसिद्ध है, ये सती है। सलमान रुश्दी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा, फ्यूरी जो है ये प्रसिद्ध पुस्तक है। सुटेबल बॉय जो है ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। सुटेबल बॉय विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। टू लाइफ्स जो है ये भी विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया पुस्तक है। और प्लेइंग इट माई वे जो है ये पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखा गया। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पेंशन की योजना को शुरू किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1994 ईस्वी में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पेंशन योजना की शुरुआत हुई। और यह पेंशन जो है 30 वर्षों की आयु होने पर जीवन भर के लिए दी जाती है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष राष्ट्रीय सौर मिशन का प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2010 ईस्वी में राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत हुई थी। और जब पूरा डेट वाइज पूछा जाए तो 11 जनवरी 2010 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन को शुरुआत किया गया था। इसका उद्देश्य है 2022 तक 20,000 मेगावाट जिसे बढ़ाकर 1 लाख मेगावाट कर दिया गया सौर ऊर्जा का सृजन करना है। 20,000 मेगावाट रखा गया था शुरू में, जिसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो 1 लाख मेगावाट कर दिया गया है सौर ऊर्जा के उत्पादन में। इस मिशन के तहत वर्ष 2022 तक निम्न लक्ष्य को निर्धारित किया गया था कि वर्ष 2022 तक ग्रिड समानता का लक्ष्य हासिल करने हेतु अनुसंधान और विकास के समर्थन की क्षमता के विकास क्रियाओं को बढ़ावा देना है। 2022 तक 2 करोड़ और सौर सैटेलाइट सहित 2000 मेगावाट क्षमता वाली ग्रिड का संचालन की स्थापना करना है। 2 करोड़ वर्ग मीटर और सौर तापीय संग्रह क्षेत्र को स्थापना करना है। देश में सौर उत्पादन की क्षमता बढ़ाने वाली अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना आदि रखा गया था। अगला प्रश्न है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैव सुरक्षा समझौता से कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। इस समझौते को 29 जनवरी 2000 को पेरिस में जैव विविधता सभा को अंगीकृत किया गया था। पेरिस में कहा किया गया था, तो पेरिस में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन्हें फादर ऑफ गॉड पॉलिटिकल के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्येंद्र नाथ बोस को फादर ऑफ गॉड पॉलिटिकल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक भारतीय भौतिक विज्ञान एवं गणितज्ञ थे। सत्येंद्र नाथ बोस जो थे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में थे, भौतिक वैज्ञानिक थे और एक गणितज्ञ थे। और क्या थे, तो गणितज्ञ थे। अगला प्रश्न है कि मार्कस के अनुसार समाजवादी समाज की प्रथम अवस्था में किसका अस्तित्व बना रहेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रम विभाजन का अस्तित्व जो है वो बना रहेगा। अगला प्रश्न है कि दुर्खिम ने आत्महत्याओं को निम्न में से क्या माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामान्य माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किससे जाति प्रथा की उत्पत्ति का
सिद्धांत धर्म को माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्स वेबर ने। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हरारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? विजय हरारे 2022 की ट्रॉफी किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौराष्ट्र ने विजय हरारे ट्रॉफी को जीता है। अगला प्रश्न है कि फसल बीमा योजना के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक के राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया फसल बीमा योजना के लिए। अगला प्रश्न है कि आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ संपन्न हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका में आईसीसी महिला टी20 विश्व वर्ल्ड कप का संपन्न हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने केपटाउन में खेले गए महिला टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल में साउथ अफ्रीका को 19 रन से हराकर छठी बार जीता है। इसका फाइनल मुकाबला किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। फाइनल 2023 का फाइनल मुकाबला किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किससे हरा करके? तो दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से हरा करके जीता है। इस बार जो जीता है तो लगातार कितने बार विजयी हो चुका है ऑस्ट्रेलिया? तो छठी बार विश्व कप, महिला विश्व कप टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ले गए हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2040 तक। बिहार सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? तो 2040 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है कि विजडन क्रिकेट ऑफ ईयर की सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरमनप्रीत कौर जो है प्रथम महिला खिलाड़ी बन गई है। अगला प्रश्न एक, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से ए बी दोनों। पापुआ न्यू गिनी और फिजी जो है, ये दोनों जो है अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 देश से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन है? भारतीय शेरपा कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमिताभ कांत जो थे वो भारतीय शेरपा थे। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रेंडन फ्रेजर जो है ऑस्कर पुरस्कार 2023 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 के क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत जो है 2024 में क्वाड का शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकुमार राव ने 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है कि 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई सुपर किंग ने 16वां आईपीएल खिताब जीता है। चेन्नई सुपर किंग ने 5वीं बार आईपीएल का यह खिताब जीता है। और किसे हराकर जीता है? तो गुजरात टाइटंस को हरा करके यह मुकाबला फाइनल का जीता है। गुजरात टाइटंस को हराया था और चेन्नई सुपर किंग जो है यह 5वीं बार आईपीएल संस्करण का विजयी हुआ है। अगला प्रश्न है कि रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नारायण वाघुअल जो है रिफ्लेक्शंस का लेखक की है। अगला प्रश्न है कि मई 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौरभ गांगुली जो है मई 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला प्रश्न है कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रबंधक के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय यादव को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि 4 जून 2023 को मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय लांबा को।
अगला प्रश्न, एक बिग बॉस रियलिटी शो 2023 का विजेता 14 अगस्त 2023 को कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलवीएस यादव बने हैं। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।